पेट्रोल बम या डीजल बम भारत की जनता के ऊपर फट सकता है, कीमतें बढ़ सकती हैं। क्या ऐसी पॉसिबिलिटी नजर आती है आपको? हम जानते हैं कि चुनाव के टाइम पे कोई भी सरकार पेट्रोल की प्राइसेस, एलपीजी की प्राइसेस, डीजल की प्राइसेस नहीं बढ़ाएगी। और इस पेट्रोल की कीमत बढ़ने के बाद हर पदार्थ में आपकी कीमत बढ़ जाती बिल्कुल है, बढ़ जाती क्योंकि है। भारतीय इकोनॉमी उससे कहीं फार बेटर देन एनी अदर कंट्रीज है इस वक्त। यूके में तो ऐसा है कि कॉस्ट ऑफ लिविंग पहले से ही एक, हम लोग कह रहे थे वहां पे कि कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस चल रहा है। लोग बेसिक चीजें नहीं खरीद पा रहे हैं। मैं कहता हूँ अगर 5 रुपये या 10 रुपये बढ़ते हैं तो वो बहुत बड़ा इम्पैक्ट डाल देंगे। होगा, मतलब वो तो आई कंप्लीटली अग्री कि इम्पैक्ट तो बहुत होगा। हमारा इन्फ्लेशन रेट ऑलरेडी 2.5% से 3.8%, 3.8%, मतलब ऑलमोस्ट 4% बढ़ गया है, हो गया है। तो एक लेवल पर ही सिर्फ इंक्रीज होना चाहिए, लेकिन बहुत ज्यादा इंक्रीज बिल्कुल नहीं होना चाहिए। डी-एस्केलेशन जब होगा तो वैसे भी एक्साइज ड्यूटी भी वापस अप्लाई सकती है। अब भारत नियरली 45 देशों से तेल खरीद रहा है। नमस्कार, मेरा नाम है जितेंद्र चौहान और आप देख रहे हैं स्टेट मिरर हिंदी। 29 अप्रैल के बाद क्या देश में पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ जाएंगे? हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध चल रहा है, उसके चलते भारत को महंगा पेट्रोल और डीजल खरीदना पड़ रहा है। यहाँ के क्रूड ऑयल जिसको हम कहते हैं, कच्चा तेल, वो महंगे दामों पर खरीदना पड़ रहा है क्योंकि हॉर्मूज बंद है। जो सप्लाई है भारत की वो बाधित हो रखी है और कहीं ना कहीं दिक्कत काफी ज्यादा सामने आ रही है। हालांकि सरकार अभी तक जो सप्लाई है उसको पूरी तरीके से कंटिन्यू करने में कामयाब रही है, लेकिन भारत को अब सस्ता तेल नहीं मिल रहा है क्योंकि पहले रशिया से हम तेल खरीद रहे थे तो सस्ता तेल आ रहा था। अब जबकि तमाम पाबंदियां लगाई हुई हैं अमेरिका की तरफ से, तो भारत महंगा तेल खरीद रहा है और हॉर्मूज अभी पूरी तरीके से बंद पड़ा हुआ है। सरकार ने अभी तक दाम नहीं बढ़ाए थे, लेकिन चूंकि देश के 5 राज्यों में चुनाव होने थे और 29 तारीख को आखिरी फेज की वोटिंग होनी है बंगाल में, ये कयास लगाए जा रहे हैं कि शायद अब वो जो कम दाम कीमत का जो तेल था जनता को मिल रहा था वो अब ना मिले। हो सकता है कि आने वाले दिनों में पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी कर दी जाए, क्योंकि सरकारी कंपनियां, जितनी भी तेल कंपनियां हैं देश में जो काम करती हैं, वो अब घाटे में जा रही हैं। उनको काफी नुकसान हो रहा है। कि वाकई में ऐसा होने जा रहा है? अगर ऐसा होता है तो कहीं ना कहीं जो पेट्रोल बम है या डीजल बम है वो जनता का फटेगा और कहीं ना कहीं परेशानी उनको होगी। इसी इन्हीं सब चर्चाओं पर बात करने के लिए मेरे साथ बेहद खास मेहमान मौजूद हैं जो इंटरनेशनल क्रूड मार्केट ऑयल को बहुत अच्छे तरीके से एक्नॉलेज करती हैं और जानकारी रखती हैं कि किस तरीके से प्राइसिंग चल रही है और स्थिति क्या बनी हुई है। मिताली निकोर मैम है मेरे साथ। मिताली जी, बहुत स्वागत है आपका। जानी मानी इकोनॉमिस्ट हैं और पेट्रोलियम चीजों को लेकर अपनी गहरी जानकारी रखती हैं। थैंक यू जितेन, थैंक यू फॉर हैविंग मी। मिताली जी, सबसे बड़ा सवाल यही है, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, क्या 29 तारीख के बाद पेट्रोल बम या डीजल बम भारत की जनता के ऊपर फट सकता है? हालांकि सरकार अभी तक तो उसको रोके बैठी थी, मजबूरी थी उनकी क्योंकि इलेक्शन था 5 राज्यों में। और अब जब 29 तारीख को हम बात कर रहे हैं कि शायद 29 तारीख के बाद कीमतें बढ़ सकती हैं, क्या ऐसी पॉसिबिलिटी नजर आती है आपको? तो जितेन जी, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी कि ऐसा नेसेसरी नहीं है, ऐसा जरूरी नहीं है कि इलेक्शन और पेट्रोल प्राइसेस का इतना क्लोज रिश्ता है। ऑफ कोर्स हम जानते हैं कि चुनाव के टाइम पे कोई भी सरकार पेट्रोल की प्राइसेस, एलपीजी की प्राइसेस, डीजल की प्राइसेस नहीं बढ़ाएगी। लेकिन मुझे यहाँ पे ये भी लगता है कि एक इकोनॉमिक रीजन भी है कि सरकार ने ये प्राइसेस क्यों नहीं बढ़ाई। हम्म। क्योंकि आप ये देखिए, पाकिस्तान में या किसी भी देश में जहां पर पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ाई गई, वहां पर इकोनॉमी पर एक इमीडिएट इम्पैक्ट हुआ है। इन्फ्लेशन तो बढ़ा ही है, लेकिन लोगों ने खरीदारी कम कर दी है, इन्वेस्टमेंट और निवेश कम हो गया है, और एक बहुत ही शार्प स्लो डाउन ऐसी इकोनॉमीज में एक के बाद एक हालांकि दूसरी मैं इकोनॉमी मैं आपको लिख यहाँ रहा है। रोकना चाहूंगा मिताली जी। पाकिस्तान की इकोनॉमी भारतीय इकोनॉमी को कंपैरिजन करना भी शायद बेमानी होगा। हालांकि एग्जांपल दे रही हैं आप उस चीज का, लेकिन मुझे लगता है कि भारतीय इकोनॉमी उससे कहीं फार बेटर देन एनी अदर कंट्रीज है इस वक्त। हम ग्रोइंग कंट्रीज हैं। जो पहले अनुमान था करीब करीब 7 का रहने वाला था, अभी हालांकि 6 से कुछ नीचे रहने का अनुमान है। लेकिन सवाल यही खड़ा हो रहा है कि अगर प्राइस बढ़ जाते हैं तो कहीं ना कहीं एक प्रॉब्लम जरूर क्रिएट हो जाएगी। नहीं तो आप पाकिस्तान छोड़िए, मैंने सिर्फ पाकिस्तान का तो इसलिए एग्जांपल दिया था क्योंकि वहां पर इमीडिएट हुआ था और फिर उन्होंने रोल बैक किया। हम्म। लेकिन आप यूके देखिए, ऑस्ट्रेलिया देखिए,
यूरोप में 3-4 कंट्रीज में ऐसे हुआ है कि उन्होंने पेट्रोल की प्राइसेस, उनके तो मार्केट प्राइसेस है, उनके हम्म। तो स्टेट मैनेज प्राइसेस नहीं है ना। तो हम्म। उनका तो जब ग्लोबल मार्केट में बढ़ता है प्राइस, तो वहां पे पेट्रोल के स्टेशन पर इमिडिएटली बढ़ जाता है। वहां पे आप देखिए कि कितना ज्यादा इम्पैक्ट हुआ है, इन्फ्लेशन कितना ज्यादा बढ़ गया है। और यूके में तो ऐसा है कि कॉस्ट ऑफ लिविंग पहले से ही, एक हम लोग कह रहे थे वहां पे कि कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस चल रहा है, लोग बेसिक चीजें नहीं खरीद पा रहे हैं। और इस पेट्रोल की कीमत बढ़ने के बाद हर पदार्थ में आपकी कीमत बढ़ जाती बिल्कुल है, बढ़ क्योंकि जाती है। ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बढ़ जाता है, लॉजिस्टिक्स कॉस्ट बढ़ जाता है, ट्रकों का कॉस्ट बढ़ जाता है, तो हम्म। खाने का कॉस्ट भी बढ़ जाता है। तो ये जो ओवरऑल सिचुएशन अभी हम देख रहे हैं यूके में, ऑस्ट्रेलिया में भी ये हो रहा है। आप देखिए कितनी प्राइसेस बढ़ गई। अगर अगर हम तो भारत को लेकर ही बात करें तो थोड़ा हम, क्योंकि हम अभी देखिए, हम ऐसी स्थिति में इस वक्त हमारा देश खड़ा है कि जहाँ प्राइसिंग अभी तक नहीं बढ़े हैं, क्योंकि सवाल हमारा हम्म यही है, क्या वो अब समय आ गया है कि सरकार अभी तक रिस्क लेना नहीं चाह रही थी क्योंकि 5 स्टेट में इलेक्शन थे, वो इलेक्शन अब ओवर हो रहे हैं। तो क्या आपको ऐसी संभावनाएं लग रही हैं कि हाँ आने वाले दिनों में जो पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस हैं या गैस प्राइसेस हैं वो बढ़ेंगे? इस स्थिति में मैं आ चुकी हैं कंपनियां? चाहती मैं सॉरी। चाहती हूँ कि नहीं बढ़े, हम्म। क्योंकि बाकी देशों का जब हम एक्सपीरियंस देखते हैं और वहां पे लोग कितना त्रस्त हैं और कितना उनको क्राइसिस फेस करना पड़ रहा है, कितनी मुश्किलें फेस करनी पड़ रही हैं, मैं चाहती हूँ कि भारत सरकार उसको देखे और सीखे और समझे कि हम ऐसा रिस्क अपनी इकोनॉमी के साथ अभी नहीं ले सकते। हम्म। क्योंकि आप देखिए अभी तो प्राइसेस बढ़ी भी नहीं है, लेकिन हमारा इन्फ्लेशन रेट ऑलरेडी 2.5% से 3.8%, 3.8%, मतलब ऑलमोस्ट 4% बढ़ गया है, हो गया है। विच इज वेरी और हाई। हम, मतलब वेरी हाई नहीं है, अभी इतना अलार्मिंग नहीं है, मैनेजेबल है। चार के लेकिन ऊपर अगर, अलार्मिंग हो जाएगा। नहीं, अलार्मिंग होता है 5, 5, 5.5 के ऊपर, मतलब 6 के करीब। क्योंकि हम्म। 6 हमारी लिमिट है, आरबीआई ने लिमिट लगाई हुई है ना कि 2% से 6% के बीच में होना चाहिए हमारा इन्फ्लेशन। ओके। तो मतलब 4 पे हम कंफर्टेबल हैं। हम्म। अगर हमारा एक्साइज ड्यूटी रिडक्शन नहीं होता, हम्म। पेट्रोल प्राइसेस बढ़ा दी जाती, एलपीजी प्राइसेस और बढ़ जाती, तो हम ऑलरेडी 6 के पास होते। हम्म। तो तो सरकार ने इसीलिए कंट्रोल ये करके रखा अभी जरूरी है, तक। ये बहुत जरूरी है कि ये कंट्रोल आगे चलता रहे, हम्म। इसे कंज्यूमर्स को पास ऑन ना करा जाए। क्योंकि हम्म। इससे जो हमारी इकोनॉमी पे इम्पैक्ट पड़ेगा, चाहे वो कॉस्ट ऑफ लिविंग प्राइसेस हो, या फिर कंजम्पशन हो, या फिर निवेश हो, ये सारे सेक्टर्स पर एक बहुत बड़ा मैक्रो इकोनॉमिक इम्पैक्ट पड़ेगा। और हम्म। उसका मतलब आप ये सोचिए, फिस्कल डेफिसिट तो बढ़ ही रहा है। बढ़ ही रहा है। सरकार, है ना, सरकार अगर एक्साइज ड्यूटी का टैक्स कलेक्ट नहीं कर रही है, हम्म। फर्टिलाइजर सब्सिडी अगर बढ़ रही है, तो हमारा फिस्कल डेफिसिट तो बढ़ ही रहा है। लेकिन अगर हमने ये पास ऑन कर दिया, हम्म। तो हमारा ग्रोथ रेट भी कम होना शुरू हो जाएगा। तो सरकार पास ऑन करेगी, आपको लगता है ऐसा या नहीं करेगी? मुझे लगता है कि अगर सरकार में ये एक थॉट प्रोसेस है कि हमें अपनी इकोनॉमी को बचाना है, तो वो नहीं पास ऑन करेंगी, एटलीस्ट हम्म। ज्यादा नहीं करेंगे। थोड़ा बहुत चाहे वो कर। 5 रुपए 10 रुपए कर दे, या हम्म। 15 रुपए कर दे, लेकिन 50 रुपए वाली रेंज या इवन 25 30 रुपए वाली रेंज पे हम नहीं देखें। तो अगर रियली डेस्परेट सिचुएशन है, अगर बहुत ही ज्यादा लॉसेस हो रहे हैं, तो हाँ हम कह सकते हैं कि आप 5-10 रुपए पर लीटर कर दीजिए। लेकिन बिल्कुल। 25-30 के लेवल पर हम फिर बहुत ही नहीं, अगर डिफिकल्ट। सवाल यही है, अगर 5 रुपए भी बढ़ते हैं तो काफी भार पड़ेगा जनता के ऊपर, क्योंकि 5 रुपए हमारे देश के हिसाब से देखा जाए तो पर लीटर पेट्रोल पर बढ़ते हैं तो उसका इम्पैक्ट पूरी तरीके से दिखता है, और हम देखते हैं कि फैमिलीज के ऊपर भी इसका इफेक्ट आना शुरू हो जाता है। ऐसे में आप कह रही हैं बिल्कुल कि 25 तो खैर नहीं, मैं कहता हूँ अगर 5 रुपए या 10 रुपए भी बढ़ते हैं तो वो बहुत बड़ा इम्पैक्ट डाल देंगे। होगा, मतलब वो तो आई कंप्लीटली अग्री कि इम्पैक्ट तो बहुत होगा। लेकिन मैं हम्म। ये कह रही हूँ कि अगर करना ही है, अगर बहुत ही ज्यादा हमारे लॉसेस उतने ज्यादा बढ़ रहे हैं, तो एक हम्म। लेवल पर ही सिर्फ इंक्रीज होना चाहिए, लेकिन बहुत ज्यादा इंक्रीज बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और मैं तो अभी भी ये कह रही हूँ कि इंक्रीज होना ही नहीं चाहिए। क्योंकि हम्म। जो सरकार आज एक कुशन दे रही है, वो उसको देना ही पड़ेगा वैसे भी। ये नहीं कुछ पड़ेगा। अमाउंट तो करना ही है। एटलीस्ट हम पूरी तरह से कुशन देके अपने जीडीपी ग्रोथ को
बचा सकते हैं कि जीडीपी ग्रोथ कम ना हो, जो हमारी अभी नेचुरल एक स्टेबिलिटी चल रही है वो चलती रहे, और चलती रहे। होपफुली डी एस्केलेशन भी हो जाएगा अभी। हम्म। तो डी एस्केलेशन जब होगा तो वैसे भी एक्साइज ड्यूटी भी वापस लाई सकती है। वेली, क्या आपको लगता है कि भारत अभी पूर्ति तो कर रहा है, हॉर्मोज हालांकि बंद है, अभी हमने देखा कि डेडलॉक बना हुआ है, कोई बातचीत उनके बीच में हो नहीं पा रही है, अमेरिका भी अडिग है और ईरान भी अडिग है, शर्तें दोनों तब अपनी तरफ से रख रहे हैं। भारत इस वक्त जो अपना ऑयल है वो कहाँ से ज्यादा परचेज कर रहा है? क्योंकि भारत का 20% की जो सप्लाई है वो वहां से आती थी, 16% के करीब करीब। तो हम्म। अभी भारत क्या रशिया से तेल खरीद रहा है या और दूसरे कंट्री से तेल खरीद रहा है? चर्चा ऐसी भी आई थी कि अमेरिका से भी कुछ ऑयल जो है वो आने वाला है भारत में, और शायद वो उतने महंगे दाम का नहीं है जितना अभी हमें खरीदना पड़ रहा है। अभी की स्थिति अगर मैं समझ रहा हूँ तो भारत किस दाम पर जो अपना क्रूड ऑयल है वो खरीद रहा है, और कहाँ से सप्लाई भारत की आ रही है, और आने वाले दिनों में कहाँ से बनती हुई नजर आ रही है आपको? तो अभी जो भारत ने पूरी स्ट्रैटेजी अडॉप्ट करी है ऑयल की, वो ये हम्म। है कि उस स्ट्रैटेजी में डाइवर्सिफिकेशन सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। कि हम्म। केवल एक या दो या तीन कंट्रीज से नहीं, अब भारत नियरली 45 देशों से तेल हम्म। खरीद रहा है। बहुत सारे देश ऐसे हैं जो लैटिन अमेरिका में हैं, जहां से हम्म। पहले हम उतना तेल नहीं नहीं खरीदते थे। खरीदते थे। हम्म। तो अर्जेंटीना एक बहुत बड़ा, मतलब ऐसा हमारा नया सप्लायर बना है जहां हम्म। से तेल आ रहा है। गयाना एक नया हम्म। सप्लायर है। अफ्रीका में बहुत सारे देश अब ऐड हुए हैं, जैसे नाइजीरिया से भी अब तेल आ रहा है, घाना से भी आ रहा है। तो ऐसे बहुत सारे देश हैं अफ्रीका और लैटिन अमेरिका में जहां पे पहले उतने रिलेशनशिप्स हमारे नहीं थे, पर अब वहां से तेल वो हमारे तो यहाँ पर मजबूरी आ में रहा हम है। लोग खरीद रहे हैं ना, मजबूरी में खरीद रहे हैं, अभी 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 हमारी मजबूरी है वहां पे उनसे लेना। मुझे नहीं लगता है कि ये जो स्ट्रैटेजी है, ये बहुत पहले हमें अडॉप्ट कर अपनानी लेनी चाहिए चाहिए। थी। हम्म। पहले क्या हो रहा था, अब ये ऑस्ट्रेलिया में भी आप देखिए, ये भी एक चीज वहां भी हो रही है। हम्म। एक ना रूल होता है कि हम इतने ग्रेड का ऑयल अपने देश में अलाउ करते हैं, हाँ 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 हाँ। क्योंकि जो लो ग्रेड ऑयल होता है वो एनवायरनमेंट के लिए खराब होता है। खराब होता है बिल्कुल। अब भारत ने क्या किया, बहुत इंटरेस्टिंग, हम कर रहे हैं एथेनॉल ब्लेंडिंग। हम्म। तो हम जो है लो ग्रेड ऑयल को एथेनॉल के साथ मिक्स कर रहे हैं। तो उसकी वजह से जो एमिशन है लो ग्रेड ऑयल में, जो पूरा कार्बन डाइऑक्साइड एमिट होता था, वो कम हो गया है। क्योंकि एथेनॉल के साथ ब्लेंड होके जो तेल है वो भी और ज्यादा एनवायरमेंटली बेटर हो जाता है। तो ओके। हम इसकी वजह से, इस एथेनॉल ब्लेंडिंग की वजह से, जो हमारा बेसिक ऑब्जेक्शन लो ग्रेड ऑयल का था, जो एनवायरमेंटल था, वो अब एक तरह से एड्रेस हो गया है। ओके। तो एथेनॉल ब्लेंडिंग हमारे देश के लिए एक बहुत बड़ा गेम चेंजर है। और एथेनॉल ब्लेंडिंग में ये भी कहा जा रहा है कि नियरली 85% तक आप एथेनॉल यूज कर सकते हैं। लेकिन उसका मतलब उसके केवल पंद्रह रिपरकशन भी परसेंट हैं, जो अगर मैं टेक्निकली बात करूं उससे, तो एथेनॉल ब्लेंडिंग पेट्रोल से जो गाड़ियों की माइलेज पे इफेक्ट पड़ता है, इंजन पे इफेक्ट पड़ता है, ये टेक्निकली प्रूवन है। लेकिन गवर्नमेंट उसको एक क्लीन एनवायरमेंट, क्लीन फ्यूल के तौर पर देखती है, इसलिए उसको ज़्यादा से ज़्यादा वो ब्लेंड करके देना चाह रही है। लेकिन कहीं ना कहीं उसका रिपरकशन भी जो आम जनता है उसको फेस करनी मिलती है, उसकी माइलेज गाड़ी की वो कम हो रही है, इंजन पे थोड़ा सा इफेक्ट पड़ता है उसका। खैर वो अलग चीज़ है। लेकिन आप जैसा बता रही हैं कि भारत कई देशों से स्ट्रंग जो है ऑयल खरीद रहा है, क्या आपको लग रहा है कि आने वाले टाइम में शायद स्थिति ऐसी रहे या इससे और ज़्यादा बिगड़ सकती है? क्योंकि जब दूसरी देशों से ऑयल हम खरीदते हैं दूसरी, क्योंकि डिस्टेंस बहुत मैटर करता है उसमें, जो कॉस्टिंग होती है उनकी वो उनके आने जाने में बढ़ जाती है। अगर ये कंटिन्यूटी में चलता रहा है ऐसे ही तो शायद दाम ज़्यादा बढ़ा सकती है सरकार। तो बेसिकली बात ये है कि अभी जो गवर्नमेंट का परचेजिंग है वो ऑयल स्पॉट स्पॉट मार्केट्स पे हो रहा है। ऑयल स्पॉट मार्केट्स पे गवर्नमेंट ऑफ कोर्स हाई रेट्स पर अभी ऑयल खरीद रही, हम्म। क्योंकि आज पूरी दुनिया में यही सिचुएशन है, राइट? कि हम्म। आपको ऑयल स्पॉट मार्केट पर ही लेना पड़ रहा है। जो आपके वन टू वन अग्रीमेंट्स भी हैं, जो दो दो देशों के बीच के अग्रीमेंट्स हैं, वो भी फोर्स मजौर की वजह से ऑनर नहीं कर रही हैं। बहुत सारी कंट्रीज वो कह रही हैं कि हमारे हमारे यहाँ उतने ऑयल सप्लाईज ही नहीं है, तो आपको स्पॉट मार्केट पर ही लेना पड़ेगा, आपको हम्म। हायर रेट्स पर ही लेना पड़ेगा, नेगोशिएटेड रेट्स पे आप नहीं ले सकते। लेकिन जो आज की सिचुएशन है, जो एक वॉर लाइक सिचुएशन है, वो कभी ना कभी तो
ईज होगी, चाहे एक बिल्कुल। महीना, 2 महीने, 3 महीने, चाहे जितना भी टाइम लगे, होना तो है ही। लेकिन जो ये सारे देश हैं, अर्जेंटीना, गयाना, ये सारे जो नए सेलर्स हैं, ये चाहेंगे कि ये ग्लोबल मार्केट में अब रेलेवेंट रहे, इनकी भी ऑयल की सेल्स हो। हम्म और इनका ऑयल तो अभी भी लो ग्रेड ही है। तो वो चाहेंगे कि इंडिया और चाइना, जो भारत, जो पूरे विश्व के सबसे बड़े ऑयल बायर्स हैं, कंज्यूमर हैं जो। वो उनके साथ उनका भी तेल खरीदें। तो मुझे लगता हम्म है कि पोस्ट वॉर ये एक बायर्स मार्केट होने वाला है इंस्टेड ऑफ सेलर्स मार्केट, क्योंकि ओके। नंबर ऑफ सेलर बढ़ने वाले हैं। मिडिल ईस्ट में थोड़ा टाइम लगेगा ये वाला पूरा वापस चालू करने के लिए प्रोडक्शन, बिकॉज बिल्कुल। उन्होंने भी कहा है कि 6 महीने तो हमें लगेंगे कि वापस रीस्टार्ट हमें करने में लगेंगे। तो उस टाइम पर भी आपको चाहिए होगा ना कि आपका तो सप्लाई आपको फिर भी चाहिए। और बिल्कुल। वेनेजुएला एक बहुत ही बड़ा प्लेयर है इस पूरे गेम में, हम्म क्योंकि वेनेजुएला का जो ऑयल ग्रेड है वो वो सबसे बेस्ट है। वन ऑफ द, नहीं, वन ऑफ द वर्स्ट है। ओके, वन ऑफ द, सॉरी। वन ऑफ द वर्स्ट इन द वर्ल्ड, सबसे लो ओके। ग्रेड ऑयल। ओके। लेकिन अमेरिका तो चाहता है कि वेनेजुएला का ऑयल सब खरीदें। सब खरीदें। इसलिए इस वॉर में आप देखिए कि ऑस्ट्रेलिया से लेके, यूके से लेके यूरोप ने, सबने अपने ऑयल परचेज स्टैंडर्ड्स कम करे कि हम अब इस लोअर स्टैंडर्ड का ऑयल भी खरीदेंगे। अब वेनेजुएला का ऑयल उनके लिए एलिजिबल हो गया है, हम्म मार्केट्स खुल गई हैं। और इंडिया और चाइना तो पहले ही कभी उनके ग्रेड के इतने स्टैंडर्ड्स थे नहीं। तो हम्म अभी आप देखिए कि जब ये वॉर खत्म होगी और वेनेजुएला का प्रोडक्शन स्टार्ट होगा, तो पूरी ऑयल की इंडस्ट्री चेंज होने वाली मिताली, मैं एक चीज आपसे और समझना चाहूंगा कि अगर भारत अभी किस दाम पर पेट्रोल खरीद रहा है और कितना लॉस उसको हो रहा है, अगर कुछ आंकड़े शेयर कर सकते हैं आप तो। सपोज कीजिए जैसा कि $100 प्रति बैरल की दर से हम खरीद रहे हैं, और भारत को जो कंज्यूमर तक जो पहुंचते पहुंचते उसकी कॉस्टिंग कितनी पड़ जाती है कंपनी को, और कितना लॉस उनको हो रहा है, अगर कुछ समझा पाए उसका गणित। है। तो मेन मैं ग्लोबल मार्केट के बारे में बात करती हूँ। तो पहले, वॉर से पहले भारत का जो टोटल, एक मैं कहती हूँ एवरेज बास्केट पर पर बैरल का रेट अराउंड $50 to $55 आ रहा था, ओके। क्योंकि रशिया से हमें काफी डिस्काउंटेड ऑयल मिल रहा था। डिस्काउंटेड मिल रहा नियरली था। नियरली 40% हमारी जो बास्केट थी वो ऑन एवरेज रशिया से मीट हो रही थी, जो कि काफी लोअर था ग्लोबल रेट से। हम्म और प्लस बाकी हम लोग ग्लोबल रेट पे और नेगोशिएटेड रेट पे खरीद रहे थे। तो हमारा $50 to $55 का था। आज की डेट में वो बेसिकली डबल पे है। हम लोग ओके। 100 to 110 के बीच में ग्लोबल स्पॉट मार्केट्स पे खरीद रहे हैं। ऑफकोर्स रशियन ऑयल अभी भी आ रहा है, लेकिन रशियन ऑयल भी अब एक्सपेंसिव है। क्यों? एक्सपेंसिव वो है। हमें अब वो हमें $40 पे तो नहीं बेचेंगे ना, अब तो वो 90 पे बेच रहे हैं। तो उनको भी फायदा कमाना है। मतलब उनको भी फायदा कमाना है, और क्योंकि यूएस गवर्नमेंट ने कहा है कि अब आप रशिया से खरीद सकते हैं। हम्म यूएस गवर्नमेंट तो बहुत ही अजीब अजीब चीजें कह रही है, उन्होंने तो ये भी कहा आप ईरान से खरीद सकते हैं। तो ओवरऑल ये सिचुएशन है कि अभी हमारे जो प्राइस है वो डबल हो गए। अब आप ये देखिए कि पिछले साल जो हमारी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं, उन्होंने करीब 30,000 करोड़ का मुनाफा किया था टोटल। ओके। अगर आप ऑयल हमारी हम्म मिनिस्ट्री ऑफ हम्म पेट्रोलियम का बजट डॉक्यूमेंट देखें, तो उसमें हम्म। काफी क्लियरली हमारे पास ये आंकड़ा आता है कि 30,000 करोड़ का ओवरऑल ऑयल मार्केटिंग कंपनीज का फायदा होता। प्रॉफिट प्रॉफिट। अब काफी वो एक बफर है जो अभी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज यूज कर रही हैं इस सिचुएशन को ओवरकम करने के लिए। ओके। लेकिन क्योंकि 50% ऑयल की प्राइस बढ़ गई, मैं देख रही हूँ कि बाय द एंड ऑफ दिस ईयर मुझे लगता है कि हम लोग कहीं बीच में आए, मतलब 50 और 100 के बीच में, करीब 70 to 75 पर लैंड करेंगे फॉर द सेकेंड हाफ ऑफ दिस ईयर। तो इस साल ऑयल मार्केटिंग कंपनीज का फिर इसी हिसाब से लॉस कहीं ना कहीं बिटवीन 10,000 to 15,000 करोड़ हो सकता फिर भी लेकिन वो है इस। बैलेंस कर सकते हैं उसको, अगर लास्ट ईयर उन्होंने 30,000 करोड़ कमाया है तो बैलेंस आउट कर सकते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल कर और शायद सकते उसका हैं। और उसका फायदा जनता को ही होगा कि इसीलिए कीमत ना यस, बढ़े शायद। यस, और मेनली उनको ये फायदा होगा कि एक्साइज ड्यूटी का, क्योंकि रिडक्शन का बेनिफिट भी उनको मिल रहा है। मतलब क्योंकि अगर मैं एक्साइज आप। ड्यूटी का रिडक्शन, जी 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 जी, कंटिन्यू करें, कंटिन्यू करें। हाँ, एक्साइज ड्यूटी का जो टोटल गवर्नमेंट का कलेक्शन इस साल का है वो है थ्री हम्म। पॉइंट सिक्स लाख करोड़ ओके। तो अगर वो 3 महीने का भी उनको अगर रिलीफ मिल जाता है,
तो उनका एक बहुत बड़ा रिलीफ हो जाता है वहां पे, और इसलिए उनको उनके लॉसेस कम हो जाए। मतलब इस बात के चांसेस आपको बहुत ज्यादा नजर नहीं आते कि जो बात हम कह रहे थे स्टार्टिंग में, 29 तारीख के बाद जब इलेक्शन ओवर हो जाएगा वो दाम बढ़ जाएंगे, उसके चांसेस आपको कम नजर आते हैं क्योंकि गवर्नमेंट मैनेज कर रही है चीजों को। मैं बहुत ज्यादा होप कर रही हूँ कि कोई भी इंक्रीज ना हो, और लेकिन चांसेस मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा तो इंक्रीज होगा। मतलब लेकिन बम मैं ये फटेगा, होप कर रही हूँ कि पेट्रोल बम हाँ, फटेगा मतलब। कुछ तो फटेगा। लेकिन मैं ये होप कर रही हूँ कि बहुत कम हो, मतलब जितना कम हम्म। पॉसिबल हो उतना हो। हम्म। क्योंकि हमने अक्सर देखा है, चूंकि मैं पॉलिटिक्स को कवर करता हूँ और देखते रहते हैं चीज़ों को कि सरकारें किस तरीके से अपनी मनूवरिंग करती हैं, इन सब कैसे पोस्चरिंग करती हैं इन सब चीज़ों में। चूंकि इलेक्शन मोड में अगर वो दाम बढ़ाते तो कहीं ना कहीं उनको इलेक्शन इफेक्ट होते, जनता के बीच में एक संदेश जाता कि ये देखो महंगाई का बम फोड़ दिया हमारे पर, इनको हराओ। करेक्ट। क्योंकि अब करेक्ट। वो ऐसा हुआ नहीं है, तो अब वो सारी विंडो एक ओपन हो चुकी है उनके लिए, हो जाएगी कि 29 के बाद हम थोड़े से ओपन है कि हम उनको रेट्स को थोड़ा सा इंक्रीज कर सकते हैं। लेकिन जैसा आप बता रही हैं कि शायद नहीं होना चाहिए, लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि कंपनियां बहुत ज्यादा लॉस अपने आप को नहीं मतलब नहीं एक्सेप्ट करने की सिचुएशन में है कि हम ज्यादा लॉस अब नहीं सहन कर पाएंगे, और इसीलिए जो शायद इंक्रीज हो सकते हैं पेट्रोल के दाम। या एग्जैक्टली मेरा यही व्यू है कि थोड़ा थोड़ा लॉस अगर कंपनीज बेयर कर ले, थोड़ा यू नो बफर गवर्नमेंट थोड़ी और देर के लिए दे दे, तो शायद हम ये प्राइस राइज पूरी तरह से अवॉइड कर सकते हैं। अगर पूरा नहीं भी, तो उससे जितना कम करें उतना ही हमारी इकोनॉमी के लिए लॉन्ग टर्म में बेटर। बिकॉज बिकॉज वी आर इन अ सिचुएशन वेयर वेयर जहां पर लगता है इट्स कि अ इंडिया वॉर। को, यस, इट्स इट्स अ अ वॉर, सिचुएशन। मतलब यस यस इससे यस। ज्यादा और क्या सिचुएशन हो। नहीं, वॉर सिचुएशन में इसीलिए ये फेस करना पड़ रहा है हमको कि बिल्कुल। या तो हम बढ़ा दें या फिर घटा दें, क्योंकि ये लगातार तो कंटिन्यू रहने वाली है नहीं, ऐसा कि आप बता रही हैं। हो सकता है कि एक दो दिन में ही अमेरिका और ईरान की भी डील हो जाए, हॉर्मुज खुल जाए अगले 2 से 4 दिनों में, जो पेट्रोल की आवाजाही है वो दोबारा से दुरुस्त हो जाए, तो ये पॉसिबिलिटी भी है। लेकिन बिल्कुल बिल्कुल पॉसिबल है। इस बात की शंका जरूर है कि हाँ, आने वाले दिनों में जो पेट्रोल के दाम है वो बढ़ सकते हैं। और हालांकि मिताली जी ये बात जरूर कह रही हैं कि वो होपफुल है कि शायद ना बढ़े, लेकिन सरकार की मजबूरी अब ऐसी हो गई है कि शायद उनको आने वाले दिनों में पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाने पड़ सकते हैं। लेकिन देखना देखना बहुत दिलचस्प होगा कि क्या वो 29 तारीख के बाद दाम बढ़ाते हैं या कुछ और समय लेते हैं, ताकि जनता को राहत मिली रहे। मिताली जी, बहुत शुक्रिया आपको जुड़ने के लिए, पूरी जानकारी शेयर करने के थैंक लिए यू। कि हाँ, जनता के ऊपर आने वाले दिनों में जो पेट्रोल और डीजल बम है वो फटेगा नहीं फटेगा, उसके देखना बड़ा दिलचस्प होगा। शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत। थैंक यू।